Hello, dear students. Welcome to Navanku Digi Lessons. स्टूडेंट्स, आज हम दिलीप चित्रे जी की एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माय फादर ट्रैवल्स। माय फादर ट्रैवल्स एक बहुत ही टचिंग पोएम है जिसमें पोइट ने मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर व्यंग किया है। इसमें वो ओल्डर जनरेशन के हालातों के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को डीह्यूमनाइज्ड महसूस करते हैं इस अर्बन वर्ल्ड में, किस तरह से ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम जो है या ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो टूटती जा रही हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, उसके बारे में बात की है। इस पोएम के थ्रू वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं ओल्डर जनरेशन के प्रति, किस तरह से एज ओल्ड वैल्यूज जो हैं वो मॉडर्न जनरेशन की या मॉडर्न टाइम की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाती, किस तरह से कल्चरल प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं आज के समय में। इन सब के बारे में पोइट ने इस पोएम में बात की है। चलिए सबसे पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। दिलीप चित्रे was one of the foremost Indian writers and critics of the post-independence India. दिलीप चित्रे जी जो थे वो एक बहुत ही जाने माने इंडियन राइटर थे, क्रिटिक थे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के, यानी आज़ादी के बाद के जो इंडियन राइटर्स थे उनमें दिलीप चित्रे जी बहुत ही फेमस थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, एक राइटर होने के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ पेंटर एंड अ फिल्म मेकर। वो एक बहुत ही फेमस पेंटर और फिल्म मेकर भी थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इन 1959। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से अपनी ग्रेजुएशन की थी 1959 में। ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1994 फॉर हिज मराठी बुक ऑफ पोएम्स एकुन कविता। उनकी एक मराठी पोएम्स का कलेक्शन था एकुन कविता, जिसके लिए उन्हें 1994 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दिलीप चित्रे जी जो थे वो बहुत अच्छे जानकार थे मराठी भाषा के भी। उन्होंने बहुत सारी मराठी वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। वो एक बहुत अच्छे एडिटर भी थे, एक फ्रीलांस राइटर थे। फ्रीलांस मतलब जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं ऐसे राइटर थे। इसके साथ साथ एक बड़ी बात उनके बारे में ये है कि उन्होंने भारत भवन के डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है 1980s में। My Father Travels is a short and appealing poem about an old man in a cosmopolitan city. My Father Travels जो है वो एक बहुत ही टचिंग पोएम है, एक शॉर्ट और अपीलिंग पोएम भी है। यानी इस पोएम के थ्रू पोइट जो है वो अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं एक ओल्ड मैन के बारे में जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हुए किस तरह से उनके अपने बेटे और बेटी उनको ट्रीट करते हैं एज एन एलियन, एक एलियन के तौर पर उनको ट्रीट किया जाता है। किस तरह से वो अपने आप को इस मॉडर्न वर्ल्ड में अकेला महसूस करते हैं, अलग महसूस करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि इसमें पोइट जो है वो अपने फादर के बारे में बात कर रहे हैं। अपने फादर को ओल्डर जनरेशन के सिंबल के तौर पर उन्होंने यूज किया है। ही हिमसेल्फ इज estranged फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड। किस तरह से जो ओल्डर जनरेशन है वो अपने आप को estranged यानी अलग महसूस करने लगते हैं इस मैन मेड वर्ल्ड में। थ्रू दिस पोएम चित्रे हैज डिनाउंस्ड द अर्बन रूटलेसनेस एंड अलाइनेशन। इस पोएम के थ्रू चित्रे जी जो हैं वो डिनाउंस्ड कर रहे हैं यानी निंदा कर रहे हैं अर्बन रूटलेसनेस की, यानी शहरी जो मूलहीनता है उसकी, और एलाइनेशन मतलब सेपरेशन की यानी अलगाव की जो भावना है उसकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। दिलीप चित्रे जी जो थे उनके जितने भी राइटिंग वर्क्स थे उनकी बेसिक थीम जो होती थी वो मोस्टली बात करते थे एज ओल्ड वैल्यूज़ के बारे में। मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस तरह से एज ओल्ड वैल्यूज़ जो है वो कम होती जा रही हैं, कल्चरल प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कम होती जा रही हैं, किस तरह से अलगाव उत्पन्न होता जा रहा है मॉडर्न जनरेशन और ओल्डर जनरेशन के बीच में। ये उनकी बेसिक थीम्स होती थी जो उन्होंने इस पोएम में भी अपनाई है। चलिए अब पोएम के बारे में जानते हैं।
My Father Travels by Dilip Chitre is probably the most famous poem by this Indian poet. दिलीप चित्रे जी जो थे उनकी जितनी भी पोएम्स थी उन सभी पोएम्स में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी. इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी वेयर द पोइट शोज द लोनलीनेस एंड वर्ल्ड वियरीनेस ऑफ एन ओल्ड मैन इन द मॉडर्न सोसाइटी. इस पोएम में पोइट जो हैं वो लोनलीनेस यानी अकेलेपन के और वर्ल्ड वेयरीनेस मतलब होता है थकान, किस तरह से इस वर्ल्ड में एक ओल्ड मैन अपने आप को अकेला थका हुआ महसूस करता है इस मॉडर्न सोसाइटी में, बाय डिपिक्टिंग अ पिक्चर ऑफ हिज ओन फादर. इसमें उन्होंने दर्शाया है अपने ओन फादर को एज ओल्ड जनरेशन के सिंबल के तौर पर, जो रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क, जो काम करके अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपनी जॉब से अपने घर वापस लौटते हैं और घर आने के बाद वो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने अपने फादर को ओल्डर जनरेशन के सिंबल के तौर पर यूज किया है. इस पोएम की जो बेसिक थीम्स हैं उनके बारे में और जानते हैं. इस पोएम की जो मेजर थीम्स हैं वो हैं एलाइनेशन यानी अलगाव, रूटलेसनेस यानी मूलहीनता, ओल्ड एज इन ए मॉडर्न सोसाइटी, किस तरह से मॉडर्न सोसाइटी में ओल्ड एज या ओल्डर जनरेशन जो है अपने आप को कैसा महसूस करती है, आइसोलेशन यानी एकांत, अलगाव की भावना, उसके बारे में बात की है. कल्चरल आइडेंटिटी, जो कल्चरल पहचान है, आइडेंटिटी है, उसके बारे में बात की गई है. जनरेशन गैप के बारे में बात की गई है. द फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल इन द सिटी, शहरी जीवन में किसी भी इंडिविजुअल का भविष्य कैसा हो सकता है उसके बारे में बात की है. तो ये जो हैं ये मेजर थीम्स हैं हमारी इस पोएम की. चलिए अब पोएम पढ़ते हैं. माई फादर ट्रेवल्स. माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. पोइट जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके फादर जो हैं वो लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. ट्रेन में सफ़र करते समय वो साइलेंट कम्यूटर्स, साइलेंट मतलब मौन खड़े हुए, कम्यूटर्स मतलब होते हैं ऐसे यात्री जो ट्रेन से रोज सफर करते हैं सुबह शाम, यानी कह सकते हैं सुबह ट्रेन से काम पर जाते हैं और शाम को उसी ट्रेन से वापस लौटते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो अप डाउन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कम्यूटर्स कहा जाता है. तो पॉइंट कह रहे हैं कि उनके फादर जो हैं वो शाम की लेट आने वाली इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और उस ट्रेन में वो साइलेंट कम्यूटर्स के बीच में यानी ऐसे यात्रियों के बीच में खड़े रहते हैं जो बिल्कुल मौन हैं. सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. वो कहते हैं कि बहुत सारे सबर्ब्स यानी उपनगर जो रहते हैं वो स्लाइड होते जाते हैं यानी फिसलते जाते हैं, गुजरते जाते हैं अनसीइंग आईज से, यानी कि वो ट्रेन के बाहर अगर खिड़की से झांकें तो उन्हें बहुत सारे उपनगर जो हैं वो गुजरते हुए फिसलते हुए नजर आए, लेकिन वो अनसीइंग हैं यानी वो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. बहुत सारे सबर्ब्स गुजरते जा रहे हैं लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. His shirt and pants are soggy and his black raincoat is stained with mud. पॉइंट कह रहे हैं कि उनके फादर की शर्ट और पैंट जो हैं वो सॉगी यानी भीगे हुए हैं, एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टेन्ड विथ मड, और उन्होंने एक ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ है जो स्टेन्ड यानी जिस पर दाग हो गए हैं, धब्बे लग गए हैं, मड यानी मिट्टी के, कीचड़ के. His bag stuffed with books is falling apart. उनका बैग जो है वो पूरी तरह से किताबों से भरा हुआ है. Is falling apart. Falling apart means होता है बुरी कंडीशन में, अपने आप को थका हुआ या बुरे हालात में महसूस करना. उनके फादर जो हैं अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं. His eyes dimmed by age. एज हो गई है उनके फादर की जिसकी वजह से उनकी आंखें जो हैं वो धुंधली पड़ चुकी हैं यानी उनकी नज़रें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं. फेड होमवर्ड. अब वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही हताश, निराश होकर थके हुए अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं. थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट. और बात की जा रही है यहाँ पे मानसून नाइट की कि मौसम जो है वो मानसून का है. ह्यूमिड यानी मौसम में नमी है, रात का समय है और उस समय उनके फादर जो हैं वो बहुत ही थके हुए घर वापस लौटते हैं. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन.
पोइट कह रहे हैं अब मैं उन्हें ट्रेन से उतरता हुआ देखता हूं। लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, यहाँ पे पोइट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लाइन यूज की है। लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस, वो कहते हैं उनके फादर जब ट्रेन से उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक वर्ड जो है वो एक लंबे सेंटेंस से ड्रॉप हो गया हो, यानी एक लंबे सेंटेंस से एक वर्ड को अलग कर दिया गया हो, गिरा दिया गया हो, ऐसा महसूस होता है जब उनके फादर ट्रेन से उतरते हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, वो जैसे ही ग्रे प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं और बहुत तेजी से वो प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रेन से उतरते ही उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, वो तेजी से रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं। एंटर्स द लेन, और अपनी गली में एंटर करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, उनकी जो चप्पल हैं वो स्टिकी, स्टिकी मतलब उसमें मिट्टी जो है वो लगी हुई है, चिपकी हुई है। मतलब उनकी जो चप्पल हैं वो मड से यानी मिट्टी से कवर्ड हैं, कीचड़ से कवर्ड हैं। बट ही हरीज ऑन, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं, गली में एंटर करते हैं, घर की तरफ बढ़ते हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, पॉइंट कह रहे हैं कि जब वो घर वापस आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो एक वीक टी मतलब होता है कि ऐसी चाय जिसमें दूध कम, शक्कर कम, मतलब फीकी सी बेकार सी चाय पीते हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती, और फिर वो एक स्टेल यानी बासी चपाती खाते हैं। रीडिंग अ बुक, एक बुक पढ़ते हैं। ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट करना मतलब होता है गहरे विचार करना, चिंतन करना, गहरी सोच को कहते हैं कंटेम्पलेट। तो फिर वो गहरी सोच विचार करने के लिए टॉयलेट के अंदर जाते हैं और विचार कर रहे होते हैं मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ए मैनमेड वर्ल्ड, यानी उनका जो विचार करने के लिए उनका टॉपिक होता है मैन्स एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट मतलब होता है अलगाव, किस तरह से इस मैनमेड वर्ल्ड में एक व्यक्ति इसी मैनमेड वर्ल्ड में अपने आप को अलग महसूस करने लगता है। इस विषय पर वो जो है वो विचार करते हैं, गहरा चिंतन करते हैं। कमिंग आउट ही ट्रम्बल्स एट द सिंक, जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकलते हैं तो बाहर जो सिंक लगा है वहां पर वो ट्रम्बल करते हैं, यानी कांपने लगते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, उनके जो हाथ हैं उस पर कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी जो है वो फ्लो होने लगता है, यानी जब वो अपने हाथ धोते हैं ठंडे पानी से तब वो पानी उनके हाथों पर से ब्राउन हैंड से फ्लो होने लगता है। A few droplets cling the graying hair on his wrist, उनकी कलाई पर जो सफेद बाल हैं उन बालों पर कुछ पानी की बूंदें जो है वो क्लिंग यानी चिपक जाती हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secret with him, वो देखते हैं कि उनके जो चिल्ड्रन हैं, सलन मतलब होता है बदमिजाज, नापसंद करने वाले, बैड टेम्पर्ड, जो उनके बच्चे हैं वो उनसे कोई भी बात शेयर करने से, कोई भी अपने सीक्रेट शेयर करने से, जोक्स हंसी मजाक करने से मना कर देते हैं, अक्सर रिफ्यूज कर देते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप, और इस हालात में यानी जब उनके बच्चे उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ हंसना पसंद नहीं करते, अपने सीक्रेट्स शेयर करना पसंद नहीं करते, उस कंडीशन में उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो हताश होकर सोने के लिए चले जाते हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, और अपना रेडियो ऑन करते हैं और स्टैटिक मतलब एक प्रकार की डिस्टर्बिंग नॉइज जो रेडियो में सुनाई देती है वो सुनते हैं। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर वो सोते हुए ड्रीम सपने में देखेंगे अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी अपने आने वाली जनरेशन को, यानी अपने पोते पोतियों को। थिंकिंग ऑफ नोमेड्स, और फिर वो विचार करेंगे नोमेड्स के बारे में। नोमेड्स मतलब होते हैं बंजारे, ऐसी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी जो एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा यात्रा करते रहते हैं, घुमक्कड़ व्यक्ति होते हैं, बंजारे होते हैं, उनको नोमेड्स कहा जाता है। और वो विचार करेंगे नोमेड्स के बारे में कि किस तरह से वो एंटर करते हैं एक सब कॉन्टिनेंट में थ्रू ए नैरो पास, यानी एक सकरे रास्ते से किस तरह से नोमेड्स जो हैं, बंजारे जो हैं, वो एक सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं। इस विषय पर वो विचार करेंगे।
तो ओवरऑल इस पोएम में जनरेशन गैप के बारे में बात की गई है, किस तरह से जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो मॉडर्न जनरेशन में ख़त्म होते जा रहे हैं, किस तरह से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वो वैल्यू नहीं दे पाते, उनको जो स्थान मिलना चाहिए फैमिली में, जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसके बारे में इस पोएम के थ्रू बात की गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।